आपका स्वागत है आज के इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है प्रोसेस कंसेप्ट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन आपकी अगर सीपीयू को असाइन है, यानी आपके प्रोसेसर पे असाइन है, तो वो कहलाता है आपका प्रोसेस। यानी अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में होने का मतलब यह है कि एग्जीक्यूशन का होने का मतलब ये है कि वो सीपीयू को असाइन है। अगर वो सीपीयू को असाइन है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि वो आपकी मेन मेमोरी में लोडेड हो चुका है। यानी कोई भी प्रोग्राम अगर मेन मेमोरी में लोड होने के बाद सीपीयू को असाइन हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। सो देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस इज अ वन लाइन डेफिनेशन। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल, वी राइट अ प्रोग्राम इन सी और सी प्लस प्लस एंड कंपाइल इट। द कंपाइलर creates binary code. The original code and the binary code both are the programs. जब हम सी या सी प्रोग्रामिंग में हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी कोड बनाते हैं, तो हम क्या उसको बनाते हैं, हम जब लिखते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है अनटिल हम उसको कंपाइल नहीं करते। कंपाइल जैसे करते हैं तो कन्वर्ट किस में हो जाता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में हो जाता है। क्यों हमें कंपाइल करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जो हमारी मशीन है वो सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझती है, यानी वो लैंग्वेज सिर्फ जानती है 0 और 1 की फॉर्म में। लेकिन जो हम ह्यूमंस हैं, जो हम लैंग्वेज जानते हैं, वो जानते हैं जनरली हम लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, लिखते हैं प्रोग्राम्स को, सोर्स कोड को, जिसको वो कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी कोड में। फाइनली जब उस बाइनरी कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी रन किया जाता है, इसका मतलब क्या है, वो असाइन हो जाता है, यानी वो इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं आपके सीपीयू के द्वारा। तो वो जो प्रोग्राम है वो उस समय कहलाता है एक प्रोसेस। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। A process is an active entity as opposed to program, which is considered to a passive entity. A single program can create many processes when run multiple times. For example, when we create a .exe or binary file multiple times, multiple instances begin. यानी कोई भी जो प्रोग्राम है उसके लिए मल्टीपल प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी सेम प्रोग्राम को जितनी बार भी हम कंपाइल करा के रन कराते हैं उतनी बार उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोसेस क्रिएट होता है। यानी सेम प्रोग्राम के लिए मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो ये थी बात प्रोसेस कंसेप्ट की। तो सिंपल, जब भी कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन हमारी रनिंग स्टेट में होती है, सीपीयू को असाइन होती है, तो वो कहलाती है आपकी प्रोसेस। अब बात करते हैं कि प्रोसेस मेमोरी में कैसा दिखता है। हाउ डज प्रोसेस लुक इन मेमोरी। जब वो मेमोरी के अंदर होता है तो वो किस तरह से वो हमारे मेमोरी में डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस इन मेमोरी। प्रोसेस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन फॉर एफिशिएंट वर्किंग। जो प्रोसेस होता है हमारा एंटायर, वो जनरली 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है आपका स्टैक, दूसरा है आपका हीप, तीसरा है आपका डेटा एंड फोर्थ इज टेक्स्ट। तो अब हम इन चारों ही सेक्शन को देखेंगे। Text section. A process sometimes known as text section also include the current activity represented by the value of the program counter. अगर हमारा प्रोसेस टेक्स्ट सेक्शन में है तो इसका मतलब जो है उसकी जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट की जाती है किसके द्वारा, प्रोग्राम काउंटर के द्वारा। तो ये थी बात टेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट है आपका स्टैक। द स्टैक कंटेन्स द टेम्परेरी डेटा सच एज फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल। जो उसका स्टैक सेक्शन है जनरली उसमें क्या होता है, हमारे टेम्परेरी वैल्यूज है, टेम्परेरी डेटा हमारा क्या करता है उसमें रिसाइड करता है। जैसे कि पैरामीटर्स हो गए, क्या वो पैरामीटर्स क्या वो रिटर्न करेगा, क्या एड्रेस वो जनरेट करेगा रिटर्न में, लोकल वेरिएबल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें किस में स्टोर होती हैं, उसके स्टैक सेक्शन में। थर्ड वन इज डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन जनरली कंटेन द ग्लोबल वेरिएबल which is used during the execution। और फोर्थ वन इज हीप सेक्शन। हीप सेक्शन में क्या होता है, जनरली एड्रेस कंटेन होता है जब मेमोरी आपकी जो एलोकेट की जाती है रन टाइम में प्रोसेस को, यानी हीप मेंटेन करता है जो भी मेमोरी प्रोसेस को एलोकेट की जाएगी ड्यूरिंग द रन टाइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोसेस। देखिए, एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स हर प्रोसेस के रिगार्डिंग अलग अलग होती हैं। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
जैसे कि हम लोग इंसान होते हैं, हम इंसान लोगों के लिए भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर चीज़ की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कोई पेन है तो वो मेटल का है या आपका प्लास्टिक का है, उसका जो मटेरियल है वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि एक ह्यूमन है, मेल है या फीमेल है, उसकी एज क्या है, ठीक है, उसका सेक्स क्या है, ठीक है, उसकी क्या कहते हैं बैकग्राउंड के, मतलब बहुत सारी डिटेल जो भी हैं वो सब कुछ क्या है आपके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करती हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसको दूसरों से अलग बनाती हैं, या जो उसकी क्या बोलते हैं प्रेजेंस को बताती हैं कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है, तो वो क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसी तरह से एक प्रोसेस के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसके साथ डिफाइंड होते हैं। तो अगर आज हम उन्हीं एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। A process has the following attributes. नंबर वन, प्रोसेस आईडी। देखिए प्रोसेस आईडी क्या होता है। प्रोसेस आईडी एक जनरली यूनिक आइडेंटिफायर नंबर, एक नंबर होता है जो यूनिक होता है। यूनिक मतलब वो किसी और के साथ एसोसिएट नहीं होता। वो प्रोसेस साथ जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होता है, जनरेट होता है, बनता है, उसके साथ अटैच कर दिया जाता है बाय द ओएस। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जितने भी लोग हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ यूनिक आईडीज़ हैं। जैसे कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर, जो मेरे पास आधार कार्ड होगा, जो नंबर मेरे साथ अटैच है, वो किसी और आपके इंडियन के पास नहीं होगा। यानी क्या, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसी तरह से प्रोसेस के लिए भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम चलता है जो ओएस उसके साथ अटैच करता है, ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि ये प्रोसेस कौन सा है। ठीक है, एक तरह से जैसे ही ओएस क्रिएट हुआ उसका नामकरण कर दिया गया। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होता है घर में, उसका नाम रख दिया जाता है, ऐसी जैसी प्रोसेस क्रिएट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ एक यूनिक आइडेंटिटी को अटैच कर देता है जो उसकी आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करता है, उसकी आईडी की तरह काम करता है। ठीक है, उसको बोला जाता है प्रोसेस आईडी। फॉर एग्जांपल आप इसको ले सकते हैं कि एक प्रोसेस है, जैसी प्रोसेस को क्रिएट हुआ, प्रोसेस को बोला हमने नाम पी, जैसी प्रोसेस पी क्रिएट हुआ उसके साथ एक आईडी जनरेट कर दी, मान लीजिए मैंने 2। ठीक है, तो P2 इज द प्रोसेस। अब P2 क्या है, वो प्रोसेस हो गया है। इसी तरह से एक प्रोसेस आया P4। तो दोनों प्रोसेस को जब हम बाद में कभी हमें जरूरत पड़ेगी आइडेंटिफिकेशन की, तो हमें पता चलेगा P2 कौन सा था और P4 कौन सा था। दोनों के लिए एक यूनिक आईडी उनके साथ अटैच कर दी, यूनिक नंबर उनके साथ अटैच कर दिया गया, जिसको बोला जाता है हमारा यूनिक आइडेंटिफायर। तो ये बात हुई प्रोसेस आईडी की। दूसरा है आपका प्रोसेस स्टेट। ठीक है, प्रोसेस स्टेट आपकी वो स्टेट्स कहलाती हैं जिसमें प्रोसेस अपने बिगनिंग से लेके एंडिंग तक अलग अलग स्टेट्स में रहा हो। जैसे कि हम लोग हैं बाय बर्थ लेते हैं, उसके बाद हमारी डेथ होती है, मीनवाइल हम अलग अलग अवस्थाओं से, अलग अलग स्टेट से गुजरते हैं। चाइल्डहुड, अडल्ट फेज, आपकी ओल्ड एज फेज यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो इसी तरह से प्रोसेस की भी कुछ स्टेट्स होती हैं जिनके थ्रू वो गुजरता है थ्रू आउट, जब से वो क्रिएट होता है और जब तक उसकी एंडिंग होती है। तो ये जो स्टेट्स जिनसे वो निकलता है, वो सारी स्टेट्स को क्या ऑन इंडिकेट करता है, प्रोसेस स्टेट। ये कैरेक्टरिस्टिक बताती है कि भाई ये इस स्टेट में प्रोसेस आपका इस समय मौजूद है। नेक्स्ट बात है आपका सीपीयू रजिस्टर्स की। देखिए कुछ सीपीयू रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन की जाती है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर क्या है, जिनको नहीं पता उनको बता दिया जाए। प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसके में एक एड्रेस कंटेन होता है, किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, जो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। आपका जो प्रोग्राम होता है जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीपीयू, तो वो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में टूटता है, इंस्ट्रक्शन माइक्रो इंस्ट्रक्शन में टूटते हैं, और फाइनली उन माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे आपका सीपीयू काम कर रहा होता है जिनको वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद उसको अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, लेकिन वो अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करेगा वो तो उसको सीपीयू को नहीं पता होता। सीपीयू क्या करता है, एक के बाद इंस्ट्रक्शन लेता रहेगा, उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन बता कौन रहा है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, ये बताने का काम करता है आपका प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट है आपकी अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। देखिए अकाउंट इंफॉर्मेशन में यहाँ पे ये हिसाब किताब रखा जाता है कि जो हमारा प्रोसेस है उसको कितना टाइम लगेगा सीपीयू पे, यानी सीपीयू पे उसे कितना टाइम चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन में रखी जाती है। साथ ही साथ अगर उसको आईओ चाहिए, यानी इनपुट आउटपुट भी करना है, उसके लिए भी कितना समय उसको लगेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन की जाती है। फिफ्थ है आपका आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये हिसाब किताब रखा जाता है कि भाई जो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन में है, जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो उसको कौन कौन सी फाइल्स चाहिए, कहाँ कहाँ से उसको डेटा रीड करना है, कहाँ कहाँ पे डेटा उसको राइट करना है। यानी ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे कंटेन की जाती है, आपकी आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन में। सिक्स्थ है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कि प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, प्रोसेस को शेड्यूल कब किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन की जाती है। अब एक बात और इंडिकेट की है मैंने यहाँ पे, प्रायोरिटी। जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो प्रोसेस के रिगार्डिंग उसकी प्रायोरिटी भी डिफाइन की जाती है। प्रायोरिटी बताती है कि वो प्रोसेस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसको कितना जल्दी शेड्यूल किया जाना चाहिए सीपीयू पे। देखिए हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ डेली टास्क होते हैं, हम डेली टास्क को हम अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज भी करते हैं। कुछ टास्क होते हैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं जिनको आपको इमीडिएट करना पड़ता है, या कुछ टास्क एकदम से आ जाते हैं आपको सब काम छोड़ के वो करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको आपको करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं या आपके बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे सर्वर्स लगे होते हैं, वहाँ पे ये होता है अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा हीट डाउन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें हीट जनरेट होती है, तो आप उसको तुरंत शट डाउन करते हैं ताकि जो बाकी आपका काम है, जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रह सकें। तो ये क्या है, ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके लिए आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत उनको शेड्यूल करना पड़ता है, तुरंत उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो हर प्रोसेस की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी के हिसाब से भी शेड्यूलिंग की जाती है। यानी आप आगे चल के पढ़ेंगे एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आएगी, उसमें क्या होगा, प्रोसेस की प्रायोरिटी के हिसाब से उसको शेड्यूल किया जाता है। यानी लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को कम तवज्जो दी जाती है सीपीयू के लिए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के मुकाबले। तो ये बात थी आपकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं प्रोसेस के। तो जनरली मैंने 6 एट्रीब्यूट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने लिस्टेड किया है जिनके बारे में आपको बताया है। ये जनरली सभी प्रोसेस के लिए मेंटेन की जाती हैं। अब ये जो 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या है, एक प्रोसेस को बताती हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, और इस इन्फॉर्मेशन को एक ब्लॉक में स्टोर किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। इसको हम शॉर्ट में पीसीबी भी बोलते हैं या टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। तो प्रोसेस से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी हम एक ब्लॉक में स्टोर करते हैं जिसको नाम दिया गया है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देयर इज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक फॉर ईच प्रोसेस। यानी जितनी भी प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं हमारे सिस्टम में, सभी के रिगार्डिंग एक पीसीबी मेंटेन की जाती है। यानी सभी के लिए एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को मेंटेन किया जाता है। So there is a process control block for each process enclosing all the information about the process। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस के लिए, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी मेंटेन की जा रही है वो सारी कुछ इसी ब्लॉक में मेंटेन की जा रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज द टास्क कंट्रोल ब्लॉक। इट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन्स द फॉलोइंग। ये एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह है जिसमें ये फॉलोइंग फील्ड्स होते हैं: प्रोसेस आईडी, स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, आईओ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा। तो ये था एक आपकी पीसीबी का डायग्राम। नेक्स्ट, पीसीबी कंटेन्स द फॉलोइंग फील्ड्स: प्रोसेस स्टेट, इट कैन बी रनिंग, वेटिंग, एक्सेट्रा। यानी प्रोसेस की क्या स्टेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंटेन की जाती है, वो कौन सी स्टेट में है इस समय वो यहाँ पे बताया जाता है। प्रोसेस आईडी यानी प्रोसेस की क्या आइडेंटिटी है वो यहाँ पे बताई जाती है। सीपीयू रजिस्टर्स वगैरह, प्रोग्राम काउंटर, जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की थी, वो यहाँ पे बताया जाता है। सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आईओ स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पीसीबी में मेंटेन की जाती हैं। एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इसके अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने की कोशिश करिए। जो बच्चे हिंदी में प्रीफर करते हैं वो हिंदी में प्रीफर करिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, कि प्रोसेस की कितनी स्टेट्स होती हैं, या अपने लाइफ टाइम में प्रोसेस जब से क्रिएट हुआ है और जब तक वो एंड हुआ है, उस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग के बीच में प्रोसेस किन किन स्टेट्स में रह सकता है। तो अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस की। अ प्रोसेस इज इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी प्रोसेस इन स्टेट्स में से किसी में हो सकता है। ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं? देयर इज जनरली 5 स्टेट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहली स्टेट है आपकी स्टार्ट, जिसको हम न्यू भी बोलते हैं। यानी स्टार्ट और न्यू
एक स्टेट हो गई। दूसरी स्टेट है आपकी रेडी स्टेट, तीसरी स्टेट है आपकी रनिंग स्टेट, चौथी स्टेट है आपकी वेट स्टेट, पांचवी स्टेट है आपकी टर्मिनेटेड स्टेट। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो एक प्रोसेस अपने लाइफ टाइम में देखता है। ठीक है, अब हम इन 5 स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। 5 स्टेट्स के साथ साथ 2 स्टेट्स और भी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में इस टॉपिक के एंड में बात करते हैं। पहली है आपकी न्यू स्टेट, जिसको आप स्टार्ट स्टेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस न्यूली क्रिएटेड है, एकदम अभी अभी बना है या बन रहा है, तो वो किस स्टेट में आते हैं, वो आते हैं आपकी न्यू में, यानी स्टार्ट स्टेट में। यानी जैसे ही प्रोसेस बना वो कहाँ आएगा, सबसे पहले न्यू स्टेट में आएगा आपका। उसके बाद है सेकंड आपकी रेडी स्टेट। देखिए प्रोसेस जैसे बन गया आपका, बनने के बाद आपका आ गया न्यू स्टेट में, उसके बाद आता है वो आपकी रेडी स्टेट के अंदर। यानी आफ्टर क्रिएशन प्रोसेस मूव्स टू रेडी स्टेट, दैट इज द प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। यानी जैसे ही प्रोसेस बन गया, बनने के बाद उसको कहाँ मूव कर दिया जाता है, रेडी स्टेट में। इसका मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट है। रेडी स्टेट में आने का मतलब क्या है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्टार्ट से एक एरो जा रहा है रेडी की तरफ, यानी ये बता रहा है स्टार्ट स्टेट से मूव करता है प्रोसेस रेडी स्टेट की तरफ। एरो की डायरेक्शन बताती है कि जिस स्टेट से जिस स्टेट की तरफ प्रोसेस जा सकता है। यानी स्टार्ट के अंदर रेडी से नहीं आ सकता, लेकिन रेडी के अंदर स्टार्ट से जा सकता है। तो ये बात हुई आपकी 2 स्टेट्स की। पहली क्या है, स्टार्ट स्टेट यानी न्यू स्टेट, जहाँ पे प्रोसेस जैसे ही बनता है वहाँ पे आता है। बनने के बाद स्टार्ट स्टेट में आने के बाद, यानी न्यू स्टेट में आने के बाद, वो कहाँ पे मूव कर दिया जाता है, रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट में आने का मतलब क्या है कि प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, सीपीयू को असाइन होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, अब प्रोसेस बनते जा रहे हैं, बनने के बाद किस में आते जा रहे हैं, रेडी स्टेट में। अब बात करते हैं रन स्टेट की। करंटली रनिंग प्रोसेस इन सीपीयू, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन बी अंडर एग्जीक्यूशन इन अ सिंगल प्रोसेसर। देखिए इस चीज़ का मतलब क्या है, रेडी स्टेट में जब प्रोसेस आ गया, वहाँ से हम एक प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं और रन स्टेट में असाइन कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं एक एरो जो है रेडी स्टेट से रन स्टेट की तरफ जा रहा है, यानी रनिंग स्टेट की तरफ से एक एरो जा रहा है, और एक एरो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट की तरफ जा रहा है। पहले हम बात करते हैं रेडी स्टेट से जो एरो जा रहा है रनिंग स्टेट की तरफ। यानी इसका मतलब क्या है कि रेडी स्टेट से हम जो भी प्रोसेस उसमें है, उनमें से कोई एक प्रोसेस को सेलेक्ट करके हम रन स्टेट में डाल देते हैं। रन स्टेट में आने का मतलब क्या हो गया, वो सीपीयू को असाइन हो गया। ठीक है, और सीपीयू उस पर काम करना अपना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट की। यानी जो हमारी मशीन है, जो हमारी कंप्यूटिंग मशीन है, उसमें क्या है, सिंगल प्रोसेसर एग्जिस्ट करता है, यानी सिर्फ एक सीपीयू है। ठीक है, इस केस में अगर हम सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट को एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रनिंग स्टेट में, उसमें मैक्सिमम एक प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी तक देखा कि रेडी स्टेट में क्या है, स्टार्ट स्टेट से प्रोसेस आए जा रहे हैं, न्यू से बनने के बाद प्रोसेस लगातार आ रहे हैं। एक प्रोसेस आया, 2 प्रोसेस आ गए, सारे के सारे क्या है, रेडी स्टेट में आते जा रहे हैं जैसे जैसे वो बनते जा रहे हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ एक का ही चुनाव हो सकता है रनिंग स्टेट के लिए, क्योंकि हमारा प्रोसेसर जो है वो सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट है, तो एक ही प्रोसेस रनिंग स्टेट में जा सकता है। अब रनिंग स्टेट में क्या है, प्रोसेस सेलेक्ट करके पहुंच गया। नेक्स्ट है आपका वेट और ब्लॉक स्टेट, यानी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट आईओ एक्सेस। इसका मतलब क्या है, अब भाई रनिंग स्टेट में हमारा प्रोसेस आ चुका है, रनिंग स्टेट में उस पर काम चल रहा है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, मीनवाइल उसको आईओ की जरूरत पड़ती है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में प्रोसेस क्या करता है, सीपीयू को छोड़ के अपना आईओ कंप्लीट करने चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अपना आईओ कंप्लीट करने चला जाता है। यानी अगर प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेट स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपना आईओ कंप्लीट करने जा रहा है। ठीक है, अब वो आईओ कंप्लीट करने चला गया, इसका मतलब क्या है, रनिंग स्टेट आपकी खाली हो गई। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब जब उसने अपना आईओ कंप्लीट किया, आईओ कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ जाना चाहिए, वापस कहाँ जाना चाहिए, रनिंग स्टेट में। लेकिन आप देखिए एरो क्या दिखा रहा है, वेट स्टेट से रेडी स्टेट की तरफ जा रहा है, यानी वेट स्टेट से रनिंग स्टेट में आप वापस सीधे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ, आईओ कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस वापस से रेडी स्टेट में जाएगा, जहाँ पे और प्रोसेस बन के आते जा रहे हैं,
और फिर वहां से उसका दोबारा से चुनाव होगा रनिंग स्टेट के लिए। यानी जो प्रोसेस एक बार आईओ के लिए चला गया वो डायरेक्टली वापस से सीपीयू के पास नहीं आ सकता, उसको वापस रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा, और वहां पे वापस से अगर उसको आना है तो उसका सिलेक्शन होगा, तभी उसके बाद वो वापस रनिंग स्टेट में आएगा। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये रहा। दूसरा केस ये है कि भाई रेडी स्टेट से आपने प्रोसेस का चुनाव किया, सिलेक्शन किया और उसको रन स्टेट में डाल दिया, यानी वो सीपीयू का असाइन हो गया, सीपीयू पे वो काम कर रहा है, उसको आईओ की कोई जरूरत नहीं है, उसने अपना सीपीयू पे सारा काम खत्म किया और वो डायरेक्ट किस में चला गया, टर्मिनेटेड स्टेट में। किस में चला गया, टर्मिनेटेड स्टेट में। इसका मतलब क्या है, वो अपना एग्जीक्यूशन पूरा करके जा चुका है, यानी वो मेमोरी से आउट हो चुका है। ठीक है, टर्मिनेटेड स्टेट का मतलब क्या है, अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लिया है और वो मेमोरी से बाहर हो गया। तो ये थी इसकी बात। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं एक एरो की। एक एरो दिया हुआ है रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट की तरफ से। इसमें क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका प्रोसेस अगर रन स्टेट में रन कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बीच में वो वापस से रेडी स्टेट में डायरेक्टली वापस जा सकता है। ऐसा कुछ स्पेशल केसेस में होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि रेडी स्टेट में एक प्रोसेस रन कर रहा है जिसकी प्रायोरिटी है लो, तभी स्टार्ट से एक प्रोसेस बनता है, न्यू स्टेट से एक प्रोसेस क्रिएट होकर आता है रेडी स्टेट में जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग कर रहे हैं, यानी प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में भेज देंगे और जो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हायर है उसको असाइन करा देंगे रनिंग स्टेट में। देखिए क्यों रेडी स्टेट में भेजना, क्योंकि उसे हम वेट स्टेट में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि उसको आयु की जरूरत तो है नहीं। टर्मिनेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपना काम पूरा किया नहीं, तो वापस उसको रेडी स्टेट में भेजना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि आपके पास एक ही कुर्सी है और आपने किसी को बुला रखा है अपने पास, आपने किसी अपने फ्रेंड को बुला रखा है, ठीक है, आपने उसको बैठाया हुआ है, तभी उससे ज़्यादा प्रायोरिटी, यानी उससे ज़्यादा कोई वैल्यूएबल, उससे ज़्यादा कोई बड़ा आदमी आता है जिसकी आपको रिस्पेक्ट है या जो भी आप कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसको उठा के उसके लिए वो चेयर खाली करके उसको बैठाएंगे। तो इसी तरह से रेडी स्टेट से क्या होता है, हम हाई प्रायोरिटी को लेते हैं रनिंग स्टेट में और जो लो प्रायोरिटी है उसको वापस से रेडी स्टेट में भेज देते हैं। तो ये जो एरो है वो तब काम आता है। ठीक है, इसके बारे में जब हम शेड्यूलिंग करेंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे कि प्रोसेस को किस तरह से चुनाव किया जा सकता है, वहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि भाई ये एरो कैसे काम कर रहा है। तो अभी सिर्फ आपको स्टेट्स का थोड़ा आइडिया लेना है, बाकी हर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपको स्टेट्स का यूज़ होगा, वहाँ पे आपको सारे क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि भाई किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी दो एक्स्ट्रा स्टेट्स की जिसके बारे में मैं बता रहा था, सस्पेंड रेडी स्टेट और सस्पेंड ब्लॉक स्टेट। इन दोनों स्टेट्स को समझाने के लिए ये जो डायग्राम है इसका मैं एक्सटेंडेड वर्जन आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं उस डायग्राम को। जैसे कि आप स्क्रीन पे अब ये डायग्राम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं अभी भी, न्यू, रेडी, रन, वेट और ब्लॉक और टर्मिनेट। 5 स्टेट्स हो गई। इसके अलावा 2 स्टेट्स और हैं, सस्पेंड रेडी स्टेट और सस्पेंड वेट स्टेट। ये 2 स्टेट आपको और शो हो रही हैं, ये कौन कौन सी हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको देख लीजिए कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको लिखी हुई हैं एरो पे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वेट और ब्लॉक स्टेट से, नीचे एक आ रहा है सस्पेंड वेट में, और एक रेडी स्टेट से एक जा रहा है आपका सस्पेंड रेडी में और रिज्यूम हो रहा है। ठीक है, सस्पेंड और रिज्यूम, ये जो आपकी 3 स्टेट्स होती हैं, रेडी स्टेट, रन स्टेट और ब्लॉक स्टेट, ध्यान से उस चीज़ को सुनिएगा। 3 स्टेट जो होती हैं, रेडी स्टेट, रन स्टेट और ब्लॉक स्टेट, ये आपकी तीनों स्टेट जो होती हैं मेन मेमोरी में आपकी मेंटेन होती हैं। किस में होती हैं, मेन मेमोरी में मेंटेन होती हैं। ठीक है, अब आपका प्रोसेस जब बन के आ रहा है, तो वो प्रोसेस बन के आ रहा है न्यू से, किसमें, रेडी में बन के आ रहा है, न्यू से बन के आ रहा है रेडी में। अब रेडी में प्रोसेस आए जा रहा है, अब प्रोसेस आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, लेकिन प्रोसेस आने की भी एक लिमिट होगी। लिमिट किस तरह से होगी, क्योंकि आपके पास जो है मेमोरी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जो आप बात कर रहे हैं मेन मेमोरी से आपका मतलब है रैम से, जो आपकी रैम होती है उसका साइज लिमिटेड होता है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB जो भी है, लेकिन एक लिमिटेड साइज होता है, फाइनाइट साइज होता है। आप उस सेकेंडरी रोम की तरह नहीं कि आप उसको 1 TB या 2 TB ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेने की कोशिश करते हैं समझने की। कॉलेज में एक इंटरव्यू है, ठीक है,
आप लोग कॉलेज आए, आप लोगों को बताया गया कि भाई इंटरव्यू के लिए आपको रूम नंबर 1 में वेट करना है, ठीक है। अब रूम नंबर 1 को आप एग्जांपल ले लीजिए रेडी, ठीक है, उस रूम का नाम है रेडी। तो आपको कॉलेज आने के बाद पता चला कि भाई आपको जाना कहाँ है, एक रेडी नाम के रूम में जाना है जहाँ पे इंटरव्यू के लिए सभी बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। उस रूम में 20 कुर्सियां हैं, उस रूम में कितनी कुर्सियां हैं, 20 कुर्सी हैं। अब आप लोग जो आए, आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 50, ठीक है। यानी आप लोग 50 लोग कॉलेज आए, लेकिन उसमें कुर्सियां कितनी हैं, 20 ही कुर्सियां हैं। अब उन 20 कुर्सियों पे जो पहले आएगा वो बैठ जाएगा आके। तो जैसे ही आप लोग आते रहे, आप लोग क्या है रेडी वाले रूम में जाते रहे, तो 20 कुर्सियां तो वो भर गई, बाकी के 30 लोग क्या अभी वेट कर रहे हैं। तो वो वेट कहाँ करेंगे, उनको बोला गया कि भाई आप क्या करो, एक दूसरा रूम है, आप फिलहाल उसमें वेट कर दो। जैसे ही यहाँ से कैंडिडेट जाते रहेंगे इंटरव्यू के लिए, सीट वैकेंट होगी, सीट कुर्सियाँ खाली होंगी, उस समय आप दूसरे वाले रूम में आके उससे बैठ जाना। तो वो जो दूसरा वाला रूम है उसको बोला गया सस्पेंड रेडी। क्या बोला गया, सस्पेंड रेडी। अब ये क्या है, ये जो स्टेट्स होती हैं आपकी, सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट, ये मेंटेन होती हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। किस में मेंटेन होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब क्या है कि भाई रेडी स्टेट से सिलेक्शन हुआ रन स्टेट में, यानी इंटरव्यू वाले रूम में जाने का। तो एक कैंडिडेट वहाँ से उठाया, वो किस में चला गया, इंटरव्यू वाले रूम में। अब इंटरव्यू वाले रूम में जाने के बाद सीट खाली होगी, तो सस्पेंड रेडी स्टेट से एक बंदा उठ के किस में चला गया, रेडी स्टेट में। अब रेडी रन स्टेट में क्या इंटरव्यू हुआ, उसका इंटरव्यू मान लीजिए कंप्लीट हो गया उसी समय पे, तो उसको भेज दिया गया टर्मिनेट में। यानी वो भाई आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, आप जा सकते हो घर, हो गया, टर्मिनेट हो गया। या दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि भाई उसका इंटरव्यू हुआ, उससे बोला कि भाई अभी तुम्हें वेट और करना पड़ेगा, तो फिलहाल ऐसा है तुम्हारे इंटरव्यू में कुछ कमी है, तुम्हारा इंटरव्यू हम दोबारा कराएंगे, मीनवाइल आप दूसरे रूम में जाके वेट करो और जो टॉपिक हमने दिए उसको तैयार करो ताकि हम दोबारा इंटरव्यू आपका ले सकें। है, दोबारा टॉपिक तैयार करने को आप ले सकते हो इस तरह से कि जैसे आपको आयो करना हो। तो रन स्टेट से किस में चले गए भाई, वेट और ब्लॉक स्टेट में। यानी जो बंदे का इंटरव्यू ले रहे थे वहां से रन स्टेट से हमने उसे भेज दिया हमने वेट और ब्लॉक में, ताकि भाई तू और पढ़ाई कर ले और हम तुझसे वापस से इसमें से क्वेश्चन दोबारा से पूछेंगे। अब रन स्टेट खाली होगी, इंटरव्यू वाला रूम खाली हो गया। अब क्या हुआ, वापस से रेडी स्टेट में से एक बंदे को बुला लिया, क्योंकि वो दूसरा वाला बंदा जो है पहला वाला, वो क्या है अभी तक दूसरे रूम में तैयारी कर रहा है, असाइन हो गया। अब वो जब दूसरे वाले रूम में तैयारी कर रहा है, उसके बाद क्या उसको वापस से बोला गया कि भाई जब तुम तैयार कर लोगे वापस से रेडी वाले रूम में चले जाना, हम तुम्हें बता देंगे। अब उसे रेडी वाले रूम में जाना है, लेकिन वो रेडी वाले रूम में जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कुर्सियां वापस से पूरी हैं। तो वो क्या करेगा, वो वापस से सस्पेंड वाली रेट में चला जाएगा वापस से, यानी सेकेंडरी वाले रूम में चला जाएगा, ताकि जैसी कुर्सी खाली हो वो आके बैठ सके और दोबारा से अपना इंटरव्यू दे सके। तो ये जो दो स्टेट्स हैं वो इसलिए मेंटेन की जाती हैं, सिंपल से वर्ड्स में बोलूं, ताकि हमारी जो मेन मेमोरी हमकी फुल हो जाती है, तो उस समय जो वेटिंग की कंडीशन बनती है तो उस टाइम पे वो वेट कर सके, ताकि जैसी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल हो प्रोसेस वापस से आपकी मेन मेमोरी में लोड हो सके। तो ये दो स्टेट्स हैं, इनके बारे में हम एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्या है, कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज नोन एज कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है, एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को सेव करना और दूसरे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को लोड करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग। देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग कब होती है, जैसे कि आप पिछले वाले डायग्राम में देखिए, एक प्रोसेस है आपकी रेडी स्टेट में थी, रेडी स्टेट से उसका सिलेक्शन हुआ किस में चला गई, वो रन स्टेट में। अब उसकी क्या हुआ, स्टेट चेंज होगी, तो जो आपके पीसीबी में जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन थी उसको चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो प्रोसेस की स्टेट दी हुई थी वो पहले थी रेडी स्टेट, अब वो किस में होगी, रन स्टेट में, तो पीसीबी में ये इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन होगी। तो ये जो कंटेक्स्ट जो चेंज हो रहा है, इस यानी जो इन्फॉर्मेशन जो चेंज हो रही है उसको आपको सेव और लोड करना पड़ रहा है, इसको बोला जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। A context switcher enables multiple processors to share a single CPU. Context switching is an essential part of multitasking operating system feature. When the scheduler switches the CPU from the executing one process to execute another, यानी जब हम प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं सीपीयू को, एक प्रोसेस को, ठीक है, द स्टेट फ्रॉम करंट रनिंग प्रोसेस इज स्टोर्ड इनटू प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी जो प्रोसेस की जो स्टेट होती है वो किस में सेव हो जाती है,
आपकी पीसीबी में वो सेव हो जाती है। देखिए आपने एग्जांपल लीजिए, पिछले वाले इसमें डायग्राम में देखते हैं हम, एक प्रोसेस ली हमने रेडी स्टेट से रन स्टेट में, उसको हम रन करा रहे हैं, अचानक से हमें उस प्रोसेस को दोबारा से वापस रेडी स्टेट में भेज के दूसरे प्रोसेस को आपको उठाना पड़ा रन स्टेट में, जो हमने एग्जांपल अभी पहले भी लिया था। तो उस केस में क्या है, आपकी रनिंग स्टेट में गई, फिर उसके बाद वो रेडी स्टेट में गई, यहाँ पे क्या हुआ, बार बार कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। जैसे ही रन स्टेट में जाती है उसके बाद उसमें वहाँ पे पीसीबी में चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन फिर से उसको वापस निकाल दिया जाता है रेडी स्टेट में, और फिर से वहां से कोई नई प्रोसेस ले ली जाती है। तो बार बार कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। ये इसको मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, जिसको बोला जाता है यहाँ पे डिस्पैचर। क्या बोला जाता है, डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग को मेंटेन करता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन को लोड और सेव करने का काम कौन करता है, आपका डिस्पैचर। डिस्पैचर एक अलग स्पेशल टाइप का शेड्यूलर होता है। क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का शेड्यूलर होता है। देखिए इस कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या यूज हो रहा है, कंटेक्स्ट स्विचिंग सिंपल सा क्या है, आपका जो भी प्रोसेस है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन चेंज हुई है उसको मेंटेन करना पीसीबी में, और ये काम कौन कर रहा है, आपका शेड्यूलर करता है। और शेड्यूलर, उस स्पेशल टाइप ऑफ शेड्यूलर को बोलते हैं हम डिस्पैचर। नेक्स्ट आप देखिए कि कंटेक्स्ट स्विचिंग को कब किया जाता है, व्हेन डज कंटेक्स्ट स्विच हैपन। ठीक है, ये 4 रीजन है जब ये कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, इन चारों की वजह से ही कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। पहला है व्हेन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स टू रेडी स्टेट। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, मान लीजिए आपकी रनिंग स्टेट में एक छोटी प्रोसेस यानी जिसकी प्रायोरिटी कम है वो रन कर रही है, अचानक से रेडी स्टेट में आपके क्या है, एक ऐसी प्रोसेस आ जाती है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस लो प्रायोरिटी प्रोसेस को रिमूव करके रन स्टेट से वापस रेडी स्टेट में भेज देते हैं, और रेडी स्टेट से उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को असाइन करा देते हैं रन स्टेट में। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है। दूसरा, एन इंटरप्ट अकर। जब भी कोई इस तरह का सिग्नल आता है, कोई भी हाई प्रायोरिटी सिग्नल आता है, कोई भी इस तरह के सिग्नल्स आते हैं जहाँ पे, जिनको बोलते हैं हम इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। जब भी प्रोसेसर को ये सिग्नल्स मिलते हैं, प्रोसेसर उसके लिए डिफाइंड काम करता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक इंटरप्ट का। एक टेम्परेचर रिलेटेड इंटरप्ट होता है। अगर आपका टेम्परेचर इतने मैक्सिमम पॉइंट से एक्सीड करता है तो उस केस में सीपीयू के पास एक स्पेशल सिग्नल सर्कुलेट होता है, और उस सिग्नल को जैसे ही वो सीपीयू को मिलता है, सीपीयू क्या कर देता है, आपके सिस्टम को शट डाउन कर देता है। तो जब भी कुछ इस तरह के इंटरप्ट आते हैं तब भी आपकी कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। क्यों होती है भाई, प्रोसेसर उस समय किसी दूसरे प्रोसेस पे काम कर रहा है, अचानक से इंटरप्ट आया तो उसको शट डाउन करना है। तो वो क्या करेगा, जो प्रोसेस था उसमें कितना एग्जीक्यूशन हुआ, वो किस स्टेट में था, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पीसीबी में मेंटेन करेगा और अपने सिस्टम को शट डाउन करेगा। तीसरा आपका यूजर एंड द कर्नल मोड स्विच, एंड फोर्थ है आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज्ड। अगर हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज करते हैं वहां भी हमारे कंटेक्स्ट स्विचिंग बार बार होती है। अब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है, जब हम शेड्यूलिंग कवर करेंगे उस टाइम पे हम बताएंगे कि व्हाट इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सीपीयू बाउंड वर्सेस आईओ बाउंड प्रोसेस। ठीक है, कि भाई सीपीयू बाउंड प्रोसेस कौन से होते हैं और आईओ बाउंड प्रोसेस कौन से होते हैं। देखिए ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आपको बताना पड़ रहा है कि भाई सीपीयू बाउंड प्रोसेस कौन से होते हैं और आईओ बाउंड प्रोसेस कौन से होते हैं। देखिए ऐसे प्रोसेस जिनको सीपीयू पे ज़्यादा समय चाहिए अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए ओवरऑल ठीक है, उनको बोला जाता है सीपीयू बाउंड प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेस जिनको अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आईओ पे चाहिए उनको बोला जाता है आईओ बाउंड प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि आप इसको एग्जांपल मान सकते हैं, 2 बंदे हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए को अपनी भूख मिटाने के लिए चावल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको 1 प्लेट चावल चाहिए और रोटी आधी मिले, 1 मिले या ना मिले उसका काम चल जाता है। ठीक है, ऐसी कैंडिडेट भी है, उसको अपनी भूख मिटाने के लिए उसको क्या है, रोटी चाहिए, उसको रोटी चाहिए। चावल चाहे थोड़े से मिल जाए, थोड़े ज़्यादा मिल जाए या ना मिले, उसे चावल से इतना मतलब नहीं रहता, यानी चावल पे वो डिपेंडेंट कम है, कम चावल में भी काम चला लेगा, लेकिन उसको रोटी मस्ट है। तो ऐसे ही आपका अगर ऐसा प्रोसेस है जिसको सीपीयू टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, 20 मिलीसेकंड, 50 मिलीसेकंड, और आईओ टाइम क्या चाहिए, कम चाहिए, 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है सीपीयू बाउंड।
इसी तरह से ऐसा प्रोसेस जिसको क्या है आईओ पे टाइम ज़्यादा चाहिए, 20, 30, 40, 100, और सीपीयू पे टाइम कम चाहिए रिलेटिवली, जैसे 2 सेकंड, मिली सेकंड, 4 सेकंड, तो ऐसे उसको बोला जाता है आईओ बाउंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रोसेस कैटेगरी होती है, यानी सीपीयू पे जिनको समय ज़्यादा चाहिए वो सीपीयू बाउंड, जिनको आईओ पे ज़्यादा चाहिए वो है आईओ बाउंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूलर। जैसे कि अभी हमने पिछले टॉपिक्स में भी शेड्यूलर का जिक्र सुना था, जब हमने कंटेक्स्ट स्विचिंग पढ़ी थी कि भाई शेड्यूलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए, जो इन्फॉर्मेशन को लोड और सेव कर रहा है वो शेड्यूलर कर रहा है, जिसको हमने नाम दिया था डिस्पैचर उस टाइम पे। तो अब बात करते हैं शेड्यूलर क्या होते हैं। देखिए जनरली शेड्यूलर क्या है, ये भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही लिखे होते हैं। आपको पहले भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो अपने आप में अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे वो छोटे छोटे प्रोग्राम से बना होता है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, वो आपस में इंटीग्रेट होके उस पूरे को बनाते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने पढ़ा था कर्नल, कर्नल भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसी तरह से शेड्यूलर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, एक प्रोग्राम है। अब बात करते हैं शेड्यूलर की। शेड्यूलर आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वे। यानी शेड्यूलर किसका काम करते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग का ही काम करते हैं। देयर मेन टास्क इज टू सेलेक्ट द जॉब्स टू बी सबमिटेड इनटू द सिस्टम एंड टू डिसाइड विच प्रोसेस टू रन। यानी जो आपका प्रोसेस सेलेक्ट करके भेजा जा रहा है रन स्टेट में, रेडी स्टेट से, ये सारा काम कौन करता है, ये भी शेड्यूलर ही करते हैं। शेड्यूलर आर ऑफ 3 टाइप्स। देखिए 3 कैटेगरी बनाई गई है जनरली शेड्यूलर की। पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और तीसरा है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, 3 तरह के शेड्यूलर बनाए हुए हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। ठीक है, तीनों के अलग अलग काम है। पहले मैं आपको तीनों के काम इन शॉर्ट बता देता हूं। तीनों शेड्यूलर के काम समझने के लिए वापस से इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए न्यू स्टेट से प्रोसेस को लाया जाता है रेडी स्टेट में। ठीक है, जैसी प्रोसेस क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद उसको कहाँ लाया जाता है, रेडी स्टेट में। प्रोसेस को लाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा होता है, इसको कर रहा होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, यानी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को जब भी लाया जाता है यानी मूव कराया जाता है, उसको मूव कराने का काम कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम आपको यहाँ पे समझ में आया कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम कौन कर रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब रेडी स्टेट से सिलेक्शन किया जाता है एक प्रोसेस का, भाई रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस आ गए, उनमें से एक प्रोसेस का सिलेक्शन किया जाता है रन स्टेट के लिए। एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके हम किस में डालते हैं, रन स्टेट में डालते हैं। अब जो सिलेक्शन करने के बाद उसको रन स्टेट में डालने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है आपका, ये कौन कर रहा है आपका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ पे क्या करता है, रेडी स्टेट से सिलेक्ट करने के शेड्यूल कराने का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो शेड्यूलर यहाँ पे क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी स्टेट से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और उसको असाइन कर देगा रन स्टेट में, यानी शेड्यूल कर देगा। ठीक है, तो 2 शेड्यूलर का काम खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म का और आपका शॉर्ट टर्म का। अब बात आती है आपकी मिड टर्म शेड्यूलर की। मिड टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, जैसे आपने ये देखा होगा, ये 2 स्टेट्स देख रहे हैं आप, ब्रेक वेट और ब्लॉक और सस्पेंड वेट। इसमें जो आपका है प्रोसेस क्या है, जब पहले इसमें सस्पेंड कर दिया जाता है तो किसमें जाता है, सस्पेंड वेट क्यू में, और वापस से रिज्यूम करना होता है तो यहाँ से रिज्यूम कर दिया जाता है। इसी तरह से आप देखिए रेडी स्टेट में और सस्पेंड रेडी स्टेट में, सस्पेंड और रिज्यूम का काम जो हो रहा है, ये जो काम होते हैं सस्पेंड और रिज्यूम के, ये करे जा रहे हैं आपके मिड टर्म शेड्यूलर द्वारा। तो यहाँ पे प्रोसेस को सस्पेंड करना और रिज्यूम करना, ठीक है, इन स्टेट्स के बीच में ये काम कौन कर रहा है, ये आपका कर रहा है आपका मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर की फिर से बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेक्स अ डिसीजन अबाउट हाउ मेनी प्रोसेसर makes a decision about how many processes should be made to stay in ready state. This decides the degree of multi-programming. Once a decision is taken, it lasts for a long time, hence called long term scheduler. देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, न्यू स्टेट से प्रोसेस को लेके आपकी रेडी स्टेट में लाना, और कितने प्रोसेस आपके रेडी स्टेट में रह सकते हैं ये डिसाइड करने का काम भी किसका होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, देखिए हमारा
ओएस का एक अल्टीमेट गोल और भी होता है, जो हमने बात की थी, जब हमने प्रीवियस पहले चैप्टर में बात की थी, एक वर्ड यूज किया था, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी थ्रूपुट इंक्रीज करने का। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोसेस है कितने नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो वो बताती है उसकी एफिशिएंसी, यानी अगर हमारा प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाए पर यूनिट टाइम पे, तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन हमारा प्रोसेस क्या है, जितने ज़्यादा एग्जीक्यूट कब होंगे, जब उतने ज़्यादा हमारे रेडी क्यू में बन के आएंगे। ठीक है भाई, अगर हमारे बन के ही नहीं आएंगे रेडी स्टेट में, तो हम उनको शेड्यूल क्या कराएंगे, और जब शेड्यूल ही नहीं होंगे तो फिर वो आपके सीपीयू को क्या करेगा एग्जीक्यूट, सीपीयू क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खाली रहेगा। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की ये इंपॉर्टेंस है, अगर वो जितने अच्छे से न्यू प्रोसेस को क्रिएट होने के बाद रेडी स्टेट में लेके आएगा, जितने आराम से ज़्यादा लेके आएगा, उतनी ज़्यादा आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री बढ़ती चली जाएगी। दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। Short term scheduler will decide which process to be executed next, and then it will call dispatcher. A dispatcher is the software that moves process from ready to run state, vice versa. In other words, it is context switching. जैसे कि अभी बताया था आपको, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो भी प्रोसेस अगला एग्जीक्यूट होना है उसको सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद वो डिस्पैचर को कॉल करता है। डिस्पैचर यानी एक प्रोग्राम है। दूसरा, वो क्या करता है, उसके जो कंटेक्स्ट हैं उनको सेव और लोड करने का काम करता है, एंड फाइनली असाइन कर दिया जाता है किसमें, वो रन स्टेट में। मीडियम टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, सस्पेंशन डिसीजन इज टेकन बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर इज यूज्ड फॉर स्वैपिंग, दैट इज मूविंग द प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी एंड वाइस वर्सा। यानी वो जो दो स्टेट्स हैं जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में मेंटेन की गई थी, तो उनमें प्रोसेस को स्वैप कराना, यानी उनमें प्रोसेस को लेके जाना और वापस वहां से रिज्यूम करना, ये सारे काम किसके हैं, आपके मीडियम टर्म शेड्यूलर के हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है। इस असाइनमेंट में आपको दो क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड द प्रोग्राम, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। आपको तीनों टाइप ऑफ शेड्यूलर को बताना है कि भाई मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में पॉइंट्स लिखने हैं आपको बना के। ठीक है, जिससे आपके इनके बीच के डिफरेंस भी क्लियर होगा, साथ ही साथ इनके बारे में और ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और पहला है आपका प्रोसेस और अंदर प्रोग्राम के बीच में आपको डिफरेंस लिखने हैं। एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंस या 5 डिफरेंस तक लिखने की कोशिश करिए, कम से कम 5 मिल जाए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।